नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं। आज खबर दिन भर में 5 अहम खबरों पर डालेंगे नजर और कौन सी 5 अहम खबरें रहने वाली हैं आपको जरा बता देते हैं। आज अहम खबर जो सबसे पहले रहने वाली है उसमें जाहिर तौर पर बात जश्न और मौत की करेंगे, क्योंकि जश्न मौत बन गया। वो पल जिसे करोड़ों दिलों ने दरअसल सालों से महसूस किया था, वो सपना जो आखिरकार साकार हुआ। लेकिन जब हर चेहरा मुस्कुरा रहा था तब किसी को पता नहीं था कि उन्हीं मुस्कुराहटों के बीच में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो रुला देगा। स्टेडियम था, दीवानगी थी और फिर एक ऐसी चीख जिसने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी। क्या जीत की खुशी किसी के लिए आखिरी सफर बन गई? क्या जश्न के बीच कुछ ऐसी चूक हुई जिसने सब कुछ बदल डाला? हम आपको दिखाएंगे वो पल जब इतिहास बना, लेकिन उसकी कीमत किसी ने अपनी सांसों से नहीं चुकाई। कुछ ही पलों में आपको पूरी दास्तान हम बताएंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, बात सियासी सरेंडर की करेंगे। दरअसल एक शब्द और जैसे देश के सियासी मौसम में आग लग गई। एक मंच, एक नेता और लहेजे में छिपी एक ऐसी चिंगारी जिसने दिल्ली की सियासत से लेकर सेना की गरिमा तक को सवालों के घेरे में ला दिया। कहने वाले ने कहा सरेंडर, सुनने वाले कांप गए, क्योंकि यह शब्द भाषण का हिस्सा नहीं था, यह बयान नहीं, एक राजनीतिक विस्फोट था। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ मोदी सरकार पर तंज था या सेना पर सीधा वार? क्या एक शब्द ने लांघ दी देशभक्ति की वो सीमाएं जहां राष्ट्र पहले होता है और राजनीति बाद में? कुछ ही पलों में दिखाएंगे वो लाइनें जिसने सोशल मीडिया से संसद तक एक तूफान खड़ा कर दिया, और पूछेंगे ये सिर्फ एक बयान है या देश की गरिमा पर गंभीर सवाल। पूरी रिपोर्ट थोड़ी देर में, बस हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र तय होती तारीख का करेंगे। दरअसल आपने जातिगत जनगणना में सिर्फ लोगों की संख्या गिनी है, लेकिन अब वक्त आ गया है उस हक की गिनती का जिनकी लड़ाई सदियों से चली आ रही है। जातीय जनगणना की तारीखें तय हो चुकी हैं और यह कोई आम प्रक्रिया नहीं, देश की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर बदलने का एक बड़ा कदम। क्या इससे बदलेंगे देश के आरक्षण के नियम? क्या यह बदलेगी राजनीति की दिशा? इस सवाल का जवाब भी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। जानिए कैसे होगी ये सबसे बड़ी जातीय जनगणना, कब से शुरू होगी, क्या होंगे इसके मायने। पूरी खबर अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे अय्यर का, जिसने दिल छू लिया। आईपीएल का खिताब तो आरसीबी के नाम हो गया। विराट कोहली चर्चा में हर जुबान पर थे, लेकिन इस जश्न के बीच एक ऐसा कप्तान है जिसने हार कर भी जीत की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। वो नाम है श्रेयस अय्यर। एक ऐसा नेता जिसने हार को हार नहीं माना, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत दी। आइए जानते हैं उस कप्तान की कहानी। उसने न सिर्फ अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य का दरवाजा भी खोला। पूरी खबर बस कुछ ही देर के बाद। इसके अलावा बात एक और अहम खबर की करेंगे, मौत का कारण टमाटर की करेंगे। पनीर की ग्रेवी हो या दाल का तड़का, जो टमाटर हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो अब बन सकता है मौत का कारण। अमेरिका से आई खबरें सचमुच डरावने वाली हैं। टमाटर में मिला है जानलेवा सल्मोनिया बैक्टीरिया। एफडीए ने इसको क्लास 1 अलर्ट घोषित कर दिया है। क्या है ये खतरा सिर्फ अमेरिका तक सीमित रहेगा और हमारे किचन तक भी ये पहुंचेगा? क्या भारत इस घातक खतरे से बचने के लिए तैयार है? आगे पूरी खबर कुछ ही देर में। इन 5 अहम खबरों पर हम विस्तार से नजर डालेंगे। इसके अलावा जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे तो जाहिर तौर पर शुरुआत उस खबर के साथ करेंगे जिसने आज पूरे दिन में शाम होते होते एक सिहर पैदा करती है। वो दिन जब इतिहास बनना था, लेकिन वक्त ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। 18 साल, एक इंतजार जो लाखों दिलों में धड़कन बन चुका था। आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत, वो सपना जिसे हर फैंस ने सालों तक अपनी पलकों पर सजाए रखा। और जब वो सपना बना हकीकत, तो बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम एक जश्न का समंदर बन गया। पर उसी जश्न में कुछ जिंदगियां डूब गई। हाँ, इतिहास बना जरूर, लेकिन कुछ के लिए वो आखिरी इतिहास बन गया। बुधवार की शाम जीत की वो पहली किरण जब शहर के आसमान में झपकी, तभी भीड़ के उत्साह ने नियंत्रण की दीवार तोड़ दी। हजारों लोग अपने हीरो विराट कोहली को, फाफ डुप्लेसी को, टीम को
बस एक बार देखने की उम्मीद में स्टेडियम की ओर दौड़े और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक चीख, फिर दूसरी, फिर भगदड़। एक महिला, 6 पुरुष साथ आए थे ट्रॉफी का जश्न देखने, लेकिन लौटे नहीं। आरसीबी की विक्ट्री परेड की तैयारी में जोश था, जुनून था, लेकिन इंतजाम नहीं था। सवाल यही है कि जीत के इस जश्न में मौत की आहट क्यों अनसुनी रह गई? आयोजन की इस चूक ने जश्न को मातम में बदल दिया। आरसीबी की जीत अब सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, एक कीमत बन गई है। एक मां जो बेटे का हाथ थामे आई थी, अब अस्पताल के बाहर बदहवास बैठी है। एक पिता जो बेटी को पहली बार स्टेडियम लाया था, अब शोक सूचना में उसका नाम ढूंढ रहा है। कर्नाटक सरकार कह रही है जांच होगी, लेकिन क्या उन परिवारों के लिए यह खिताबी जीत कभी जश्न बन पाएगी? ये वो दिन था जब आरसीबी ने ट्रॉफी जीती, पर शहर ने अपनी मासूमियत खो दी। कभी कभी इतिहास बनने की खुशी इतनी भारी पड़ जाती है कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती, बल्कि आंखों की नमी में लिखी जाती है। यही वो दिन था। 4 तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं और उन तस्वीरों को देखने के बाद समझिए स्टेडियम के बाहर किस तरह की भीड़ उमड़ी हुई थी और भीड़ पर कैसे डंडे बरसाए जा रहे थे, लाठीचार्ज किया जा रहा था, भगदड़ मची हुई थी। इसके अलावा लोग बेसुध हो चले थे, क्योंकि जब भगदड़ मची लोग एक दूसरे के ऊपर आ गए और बेसुध हालत में लोग पड़े हुए नजर आए सड़कों पर, जिनको अस्पताल ले जाते हुए भी लोग नजर आए। घायलों को अस्पताल ले जाते हुए नजर आए। जो बेसुध अवस्था में इस भीड़ में हुए, उनको दरअसल घायलों को अस्पताल ले जाते नजर आए। लेकिन इन सबके बीच में एक जो तस्वीर हैरान परेशान करती हुई नजर आई, वो तस्वीर स्टेडियम के अंदर से नजर आई, क्योंकि स्टेडियम के अंदर दरअसल जश्न चल रहा था। जश्न ट्रॉफी का चल रहा था और उन स्टेडियम के खिलाड़ियों को इस बात का इल्म तक नहीं था कि बाहर किस तरह जिंदगियां मातम में तब्दील हो चुकी हैं, जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। ये वो तस्वीर है, 3 तस्वीरों में एक तस्वीर, चौथी तस्वीर स्टेडियम के अंदर जश्न की, जिसने हर किसी को गमगीन कर दिया और ये दर्शा दिया क्या जश्न जिंदगियों से बड़ा हो गया है, क्या जश्न मौत से बड़ा हो गया है, क्या जश्न इन जिंदगियों से ऊपर है। और यही कारण है कि तमाम लोग अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब बाहर जिंदगियां मौत से लड़ रही थी तो अंदर जश्न मनाना क्या जरूरी था? अब सरकारें भी इस पूरे मामले में आ गई, सियासत भी जोर लगा। इन तस्वीरों के बाद बात सियासत की करते हैं। जब शब्द सरेंडर बन जाए सियासत का शस्त्र, यह कोई आम बयान नहीं होता। यह वो लहजा था जिसने एक बार फिर से इस देश के सियासी आसमान को झुलसा दिया। सरेंडर एक शब्द है जो भाषण में आया लेकिन तूफान बन गया। भोपाल की एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र सरेंडर, और बस जैसे इस एक लाइन ने दिल्ली से लेकर लद्दाख तक गर्म हवा दौड़ा दी। बीजेपी भड़की, सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरजे। राहुल ने वो कहा जो पाकिस्तान के जनरल ने भी कभी नहीं कहा, यह सेना का अपमान है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर, इन सब ने भी कभी भारत को सरेंडर नहीं कहा। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया। सवाल बड़ा है, क्या यह बयान मोदी सरकार के लिए था या सेना के शौर्य पर चोट? बीजेपी कहती है ये राहुल गांधी की बीमार मानसिकता का सबूत है। वो ट्रंप की धमकी और भारत की प्रतिक्रिया को सीधा सरेंडर बताकर भारत की सॉवरेनिटी पर सवाल उठा रहे हैं। पर कांग्रेस का जवाब भी उतना ही आक्रामक है। ये सरकार सेना के पीछे छुप रही है। ये देश नरेंद्र मोदी नहीं, सेना तो बिल्कुल नहीं है। पवन खेड़ा कहते हैं जिन्होंने 47 में आरएसएस की चुप्पी देखी, 71 में पीयूके छोड़ दिया, वो हमें देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाएं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। इस बहस में अब सिर्फ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी नहीं है। इसमें सेना, देश की विदेश नीति, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तक की गूंज शामिल हो चुकी है। इसका असर संसद से लेकर सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय हलकों तक पड़ रहा है। और असली सवाल यह है, जब सेना मोर्चे पर लड़ रही हो तब देश की राजनीति क्या शब्दों से जंग लड़नी चाहिए? यह बयान एक रणनीतिक आरोप था या भाषा की मर्यादा लांघता राजनीतिक तीर? क्या सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाना देश का अपमान है या
क्या विपक्ष को सवाल पूछने की इजाजत नहीं? और सबसे अहम, सरेंडर आखिर किसका हुआ? प्रधानमंत्री का, विदेश नीति का, या राष्ट्र की गरिमा का? ये बहस जितनी लफ्जों में है उतनी ही गहरी है, क्योंकि जब देशभक्ति का पैमाना नेताओं के बयानों से मापा जाने लगे तो देश खुद एक सवाल बन जाता है। तो आप तय कीजिए, सरेंडर एक शब्द था या एक सियासी अस्त्र? क्योंकि जब सियासत शब्दों से सेना तक पहुंचने लगे तब सावधानी जरूरी हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है। भारत के द्वारा भेजे गए संयुक्त संसदीय दल में तमाम विपक्षी दलों के सांसद, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं, वो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में भारत के पक्ष को गंभीरता के साथ और पूरे राष्ट्र की एकजुटता के साथ रखकर वापस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्वघोषित स्वनामधन्य सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो पे, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। अब तक आपने जनगणना में लोगों को गिना जाता देखा होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है उस हक की गिनती का जिसकी लड़ाई सदियों से चली आ रही है। जी हां, जातीय जनगणना को लेकर जो कयास थे वो अब तारीखों में तब्दील हो गए हैं। पहली बार देश में जाति के आधार पर संख्या गिनने की आधिकारिक प्रक्रिया का ऐलान हो चुका है। और यह कोई आम ऐलान नहीं है। यह फैसला सिर्फ आंकड़े जुटाने का नहीं है, बल्कि उन सियासी और सामाजिक धारणाओं को तोड़ने का है जो वर्षों से बनी हुई है। 2026 की 1 अक्टूबर से इस देश की तस्वीर बदलना शुरू होगी। पहाड़ों से मैदानों तक, गांवों से शहरों तक, हर जात, हर वर्ग और हर आवाज अब दर्ज होगी। लेकिन ठहरिए, यह सिर्फ गिनती नहीं होगी, यह उस दावे की गिनती होगी जिसे लोग हक कहते हैं। ये वो पल होगा जहां से देश की राजनीति का लहजा भी बदल सकता है, नीति भी बदल सकती है। केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि जातीय जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला फेज होगा 1 अक्टूबर 2026 से, खासकर पहाड़ी राज्यों में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में। फिर मार्च 2027 से बाकी भारत में चलेगी ये सबसे बड़ी सामाजिक गणना। सवाल यही है कि क्या इन आंकड़ों से आगे बढ़ेगा आरक्षण का फॉर्मूला? क्या अब पॉलिटिक्स की दिशा मोड़ेगी जनसंख्या के सच से? ये वही गिनती होगी जो दशकों से मांग बनकर उठ रही है, लेकिन हर बार टलती रही है। अब जब तारीख तय हो गई है तो देश की निगाहें इन नंबरों पर नहीं, इनके असर पर होंगी। क्योंकि ये जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं जुटाएगी, ये झिझक तोड़ेगी, असमानता की चादर हटाएगी और शायद भारत के लोकतंत्र को उसके असली चेहरे के और करीब ले जाएगी। आईपीएल का खिताब भले ही इस बार आरसीबी के पास चला गया हो,
चारों ओर विराट कोहली को लेकर चर्चा हो रही हो, जश्न हो रहा हो, लेकिन इस शोर के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो हार कर भी जीत गया, और वो चेहरा था श्रेयस अय्यर का। एक कप्तान जो ट्रॉफी तो नहीं जीत पाया, लेकिन दिल जरूर जीत गया। शायद किस्मत के स्क्रिप्ट में उनके नाम की ट्रॉफी अभी नहीं लिखी गई थी, लेकिन फाइनल की उस रात जब मैदान में हार का सन्नाटा था और ड्रेसिंग रूम में टूटे हुए सपने, वहीं खड़ा था एक कप्तान, शांत, स्थिर और खुद से वादा करता हुआ, हम लड़ाई हारे हैं, युद्ध नहीं। पंजाब किंग्स को जब श्रेयस अय्यर ने संभाला तो ये टीम खिताब की दौड़ में नहीं, बल्कि एक नई पहचान की तलाश में थी। पिछले साल केकेआर को चैंपियन बनाने वाले इस खिलाड़ी को इस बार कमजोर माना गया, लेकिन उन्होंने हर मैच को ऐसे खेला जैसे ये आखिरी हो, और आखिरी मैच में भी जब 29 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में शशांक सिंह ने वो किया जो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स में किया जाता है, लेकिन 7 रन से वो कहानी अधूरी रह गई। श्रेयस ने हार के बाद मंच पर जो कहा, उसमें एक कप्तान का दर्द भी था और संतुलन भी। निराश हूं, लेकिन जिस तरह ने टीम ने प्रदर्शन किया है, मैं गर्व करता हूं। वो कप्तान जिसने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, प्रियांश आर्य जैसे नए चेहरों को निखार दिया, कभी डांटा, कभी कंधे पर हाथ रखा। क्रिकेट की किताबों में यह लिखा जाता है कि एक कप्तान वो नहीं होता जो सिर्फ ट्रॉफी लाए, बल्कि वो होता है जो टीम को सपना देखना सिखाए। और श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में वही किया है। टीम बनाई, विश्वास दिया, रणनीति से सभी को चौंकाया। आरसीबी के खिलाफ हार भले ही आंकड़ों में दर्ज हो गई हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए वो जीत की नींव रख गए। आज जब टीम इंडिया को धोनी जैसा धैर्य, कोहली जैसी ऊर्जा और रोहित जैसी समझ चाहिए, तब श्रेयस अय्यर विकल्प नहीं, एक उत्तर बनकर उभर रहे हैं। और जब रिकी पॉन्टिंग जैसे कोच ये कहते हैं कि वो हर मैच जीतना चाहता है, हर वक्त कुछ सीखता है, तो ये तो सिर्फ तारीफ नहीं, भविष्य की भविष्यवाणी लगती है। आईपीएल 2025 का ये फाइनल खत्म हो गया है, लेकिन एक कहानी शुरू हुई है, एक ऐसे कप्तान की जिसे शायद अगली बार ट्रॉफी के साथ नहीं, भारत की कप्तानी के साथ देखा जाए। श्रेयस अय्यर, एक हारता हुआ विजेता, एक चुपचाप चमकता सितारा। इस आईपीएल की सबसे बड़ी जीत उसी की हार में छुपी हुई थी। स्टेडियम की रोशनी धीमी हो रही थी, आरसीबी का डगआउट उछल रहा था, मैदान पर जीत का शोर था, लेकिन कैमरा ठहर गया। एक शांत चेहरे पर श्रेयस अय्यर, वो सिर झुकाए खड़े थे, शायद सोच रहे थे कि क्या 6 रन वाकई इतने भारी थे। आईपीएल 2025 का फाइनल हार गए, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या वो हार ही थी? वो कप्तान जिसने पिछले साल एक टीम को चैंपियन बनाया, इस साल एक और टीम को वहां तक पहुंचाया जहां पहुंचने के लिए कई टीमें दशकों से जूझ रही हैं। 2 टीमों के साथ 2 साल में 2 फाइनल, क्या यह किस्मत है या कप्तान की काबिलियत? श्रेयस अय्यर ने कहा, हमें यहां रहना है और अगले साल ट्रॉफी जीतनी है। ये शब्द नहीं थे, ये एक योजना थी। टीम के लिए उनका जुनून, युवा खिलाड़ियों में उनका विश्वास, प्रियांश हो या शशांक, सबकी पीठ पर उनका हाथ। कभी गुस्से में आग तो कभी मुस्कान में भरोसा। शायद इस आईपीएल की सबसे बड़ी जीत एक कप्तान की सोच, संयम और समझ थी, जो रोहित की सूझबूझ, कोहली की आक्रामकता और धोनी की शांति, तीनों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। भारत को अगला कप्तान चाहिए, तो अब नाम चर्चा में आना शुरू हो चुका है, श्रेयस अय्यर। ट्रॉफी तो नहीं मिली इस बार, लेकिन आईपीएल 2025 का सबसे कीमती हीरा जरूर मिल गया है। शायद इसी हार से वो निकला है। मैच हारे, लेकिन दिल जरूर छू लिया। पनीर की ग्रेवी हो या फिर दाल में तड़का, जिस टमाटर को आप हर रोज चाकू से काटते हैं, आज वही आपकी जिंदगी काट सकता है। सोचिए, आपकी किचन का सबसे भरोसेमंद हीरो अब हिडन किलर बन चुका है।
अमेरिका से आ रही खबरें चौंकाने वाली हैं। वहां के सुपरमार्केट से लाखों टमाटर हटाए जा रहे हैं और वजह है साल्मोनेला संक्रमण। जी हां, एफडीए यानी कि अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ चेतावनी जारी की है कि टमाटरों में मिला है जानलेवा बैक्टीरिया जो फ्रीजर में भी महीनों तक जिंदा रह सकता है। अब इसे क्लास 1 कैटेगरी की हाई अलर्ट लिस्ट में डाल दिया गया है, मतलब मौत तक का खतरा है। खासकर अमेरिका के जॉर्जिया, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना जैसे राज्यों में बड़ी मात्रा में टमाटरों को वापस मंगवाया गया है। यह सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, यह एक फूड क्राइसिस है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में टमाटर का सालाना कारोबार करीब 6,150 करोड़ रुपए का है। हर साल 2.5 लाख एकड़ में टमाटर की खेती होती है और अब इस पूरी सप्लाई चेन पर सवाल उठ गए हैं। सवाल यह भी है, क्या यह खतरा सिर्फ अमेरिका तक सीमित रहेगा या जल्द ही भारत और बाकी देशों में भी इसकी गूंज सुनाई देगी? साल्मोनेला एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपको बुखार, उल्टी, दस्त और पेट दर्द से लेकर इम्यून सिस्टम तक को चूना लगा देता है। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में यह जानलेवा हो सकता है। और डराने वाली बात तो यह है कि इसका असली सोर्स अभी तक एफडीए को भी नहीं पता चला है। यानी कि खतरा मंडरा रहा है लेकिन दिशा नहीं दिख रही। अब सवाल उठता है कि क्या भारत भी तैयार है ऐसी किसी चेतावनी के लिए? क्या यहां आने वाले टमाटर के बैचेस की जांच हो रही है? और अगर ऐसा संक्रमण कभी यहां पहुंचा तो क्या 6,150 करोड़ का कारोबार ही नहीं, हमारी रोजमर्रा की थाली भी बिखर जाएगी? ये रिपोर्ट सिर्फ अमेरिका की ही नहीं, ये चेतावनी आपके किचन की है। अगली बार जब आप टमाटर काटें तो स्वाद के साथ एक सवाल जरूर काटें, कहीं ये जिंदगी को ही नहीं काट जाए। अब टमाटर सिर्फ लाल नहीं, जानलेवा भी है। किचन का हीरो अब किलर बन रहा है। चलिए अब चलते चलते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है, दरअसल जब एक ओर मौत का मातम हो रहा हो और दूसरी ओर जश्न मनाया जा रहा हो तो सवाल उठता है, क्या हम जिंदा हैं सिर्फ अपने हिस्से की खुशी के लिए या किसी और के दर्द को भी महसूस करने के लिए? समाज तब मरता है जब जश्न और जनाजा एक ही वक्त पर होते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात पते की दरअसल यही थी। इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।